Let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नाथ सर क्लासेस। और आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे इस चैनल पे जो भी कंटेंट आ रहा है क्लास 10th के लिए, जो आपके बोर्ड्स के अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए मैं कंटेंट को लेकर के आ रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम टाइम में उतनी, मतलब जिसको बोलते हैं कि फॉर योर पेपर्स एंड फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, आपको सफिशिएंट नॉलेज मिल जाए ताकि आप इस कम टाइम पीरियड में बेस्ट अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सको। ठीक है, सो आप लोग जल्दी से अपने पेन और कॉपीज लेकर के बैठो। और हम लोग आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th में, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को एक तरीके से मतलब लगता है कि यार ये कोई नई चीज़ है, और मतलब ये रहता है कि हार्ड होगी शायद। मतलब जो फर्स्ट इंप्रेशन बच्चों को पड़ता है कि यार तो नई चीज़ है, तो नई चीज़ को समझने के लिए फिर उसमें थोड़ा ट्रिकी लगता है। वो आपको करना ये है कि बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाते हुए चलूँगा। आज का जो टॉपिक है, ठीक है, उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हुए चलूँगा। एंड आई विल मेक श्योर कि आपके इसके जो डाउट्स हैं वो एकदम क्लियर होते हुए चलें। आपको करना ये है कि बस कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठो। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एज इट इज़ उसको उसी तरीके से समझने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कुछ कहीं पे डाउट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, उसको थोड़ा सा पीछे जा करके देखो। ठीक है, दोबारा उसको देखो, आ रहा है समझ में, आगे बढ़ो। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पिक करूँगा, ध्यान ये रखो कि उन सारे क्वेश्चंस को आपको सबसे पहला क्या काम करना है कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को देखो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे वो सॉल्व हो जा रहा है, उसके बाद फिर आप एक बार सॉल्यूशन देखो कि मैंने किस तरीके से किया है। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे सॉल्यूशन को ठीक उसी तरीके से कराऊँ जिसके बेसिस पे आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आए। क्यों? क्योंकि हमको क्या पता है कि यहाँ पे बोर्ड्स में क्या होती है, स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो, खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं आ रहा है, कहीं पे आप अटक रहे हो, तो वीडियो को प्ले कर दो और आप देखो कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे थे या फिर उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली किस तरीके से सॉल्व होना था। तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अमरीश नाथ, और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन है ये कि मैंने क्या क्या चीज़ें की हुई है। और नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री विद सम एग्जांपल्स। देखो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री से, इस चैप्टर को समझने से पहले अगर आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये चैप्टर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, मतलब हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं इस चैप्टर से कंप्लीट होते हुए, या फिर आप एक तरीके से आप देख सकते हो कि इसके एप्लीकेशंस को अगर हम लोग देखें तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई एक बिल्डिंग है, लेट्स सपोज ये कोई एक तरीके से आप ये बोलो कि ये कोई एक क्या है, क्या बोलते हैं उसको, चिमनी बोलते हैं, ये टावर बोल दो, ये कोई एक टावर है। ठीक है, ग्राउंड पे खड़ा हो रखा है, ये ग्राउंड लेवल हो गया। और आप हो यहाँ पे कहीं पे हो जो कि उस टावर से काफ़ी दूरी पे है। ठीक है, और आपको ये पता करना है कि इस टावर की हाइट कितनी है, मतलब आप क्या पता करना चाह रहे हो कि इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो क्या आप क्या करोगे, इसके ऊपर चढ़ोगे, फिर यहाँ से एक रस्सी डालोगे, फिर उस रस्सी की लेंथ को नापोगे, इस तरीके से करना है? तो नहीं, क्योंकि आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हो और ट्रिग्नोमेट्री, खासकर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार इसको मेज़र करने का एक दूसरा तरीका भी है। वो ये कि अगर मैं इस एंगल को पता कर लूँ, लेट सपोज ये कोई एंगल है थीटा, और इस थीटा एंगल के साथ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और अगर आपको कोई रेशियो पता लग जाए इन साइड्स का, ठीक है, इन साइड्स का रेशियो कुछ पता लग जाए इस एंगल के साथ, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे खड़े खड़े बता दोगे कि उसकी हाइट कितनी है। जो भी ये चीज़ आएगी उसमें अपनी हाइट को ऐड कर दोगे और फिर आप बता दोगे कि उसकी जो टोटल हाइट है वो इतनी है। तो आप समझ पा रहे हो कि आप किसी भी एक बड़े जो भी स्ट्रक्चर है उससे काफ़ी दूरी पे खड़े होकर के आप ये गैस कर सकते हो कि उसकी हाइट लगभग कितनी होगी। ठीक है, इस चीज़ को भी हम लोग समझने वाले हैं चैप्टर में। कुछ और चीज़ें भी हम लोग समझेंगे, जैसे कि मानो कोई एक पैराशूट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपकी बुक में, ये काफ़ी ज़्यादा है, और इसके ऐसे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब एक तरीके से आप चाहे CBSE बोर्ड बोलो, चाहे आप जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं, उनको ऐसा क्वेश्चन पूछने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम होता है। डायग्राम में ये दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई एक बच्चा है जो कि यहाँ पे खड़ा है ग्राउंड पे। ठीक है, और उस बच्चे को ये पता करना है कि ये, और इसकी एक हाइट भी आपको दे देंगे वो लोग कि ये जो इसकी टोटल हाइट है,
आपको ये लोग बता देंगे कि टोटल हाइट आपकी है कुछ भी, ठीक है, लेट सपोज मान लो x, ये x हाइट बता दी उन्होंने, ठीक है। और इन्होंने फिर उसके बाद ये बता दिया कि ये फर्स्ट जो एंगल था वो कितना है और जो सेकंड एंगल है वो कितना है, ऐसा कुछ उन्होंने बता देंगे और फिर बोलेंगे कि भाई जरा डिस्टेंस फाइंड करो कि कितना ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं, या फिर ये मान के चलो कि यहाँ पे किसी एक बच्चे का घर है, ठीक है, ये किसी एक बच्चे का घर हो गया और यहाँ पे कहीं पे दूर पे एक दूसरे बच्चे का घर है और वो देखना चाहते हैं कि उनके छत की जो डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ये एंगल बनाएंगे, मतलब कुछ भी एक एंगल जो है वो पता कर लेंगे और फिर ये पता कर लेंगे कि इनके घर के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग कितनी है। अगर ये पता हो जाए तो उनको पता लग जाएगा कि ये जो हाइट का डिफरेंस है, ये जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है उनके घर के बीच का, ठीक है, वो कितना आ रहा है वो भी पता करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग डेली लाइफ के कुछ बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स को आप बिल्डअप कर सकते हो जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस को देख सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है कि आप अपने जो मतलब जो आपका सोशल स्फेयर हो वहीं पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े लेवल पे, मतलब अगर आप बात करो का सैटेलाइट लॉन्चिंग से, मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग कैसे होती है, तो उसमें भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि एयरफोर्स में जो ये मतलब जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो जब बॉम्ब करते हैं किसी एक जगह को, पर्टिकुलर जगह को, तो उसमें भी उनको प्रिसीजन लेने के लिए, हाइट की प्रिसीजन लेने के लिए या फिर डिस्टेंस की प्रिसीजन लेने के लिए उनको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का यूज़ करना पड़ता है। तो आप ये समझ सकते हो कि लगभग मतलब ये जो चैप्टर आप अभी पढ़ रहे हो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपको, क्योंकि आपके सामने बिल्कुल नया है, तो आपको करना क्या है, बिल्कुल बेसिक्स में जाओ, ठीक है, कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो आपको ये पता लग गया कि अच्छा मुझे कोई हाइट पता करनी हो, कोई डिस्टेंस पता करना हो, कब, जब मैं कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी आपके कोर्स में राइट एंगल ट्रायंगल तक कॉन्स्टेंट कर रही है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप अदर फर्दर और ट्रायंगल्स पे जाओगे, तो आपको जब ये पता लग जाएगा कि अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में बात किस चीज़ की हो रही है, तब आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से यूज़ करना भी सीखोगे और फिर उसके जो बेसिक्स, जो डिटेल्स हैं उसमें भी आप लोग जाओगे। हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें फर्दर हमको और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। चलो, तो अब जो है वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और मैंने इसमें आपको क्या चीज़ बताई, क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, क्या, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। और आपको मैंने क्या बोला कि आपकी क्लास में ये प्रिसाइज्ड है कैसे ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, इन्होंने क्या बोला, क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्या है, रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्यूट एंगल्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आगे हम लोग और अच्छे से पढ़ते हैं जरा कि क्या है। देखो यहाँ पे मतलब अभी आपको ये समझ में आ गया कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होते हैं, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपकी क्लास में, क्लास 10th में टू बी प्रिसाइज सीबीएसई बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड, तो ये फोकस कर रहा है राइट एंगल ट्राइंगल्स पे, ठीक है। तो आपको भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स से ही रिलेट करते हुए कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पे देखो कई मतलब 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत प्रिसाइजली आपको ध्यान देना है। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं जरा वो देखो। जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ये ड्रॉ किया, तो राइट एंगल ट्राइंगल में लेट सपोज इसका नेमिंग कर देता हूँ A, B एंड C। अभी आप उस फिगर को मत देखो, अभी हम लोग सिर्फ इस पर बात करते हैं। आपको मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना करके दिया है और राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और अगर मैं पूछूंगा कि ये बेस क्या है, तो बेस क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो बॉटम होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो इसका बेस क्या हुआ, तो BC इज बेस, BC इज बेस। इतना समझ में आ रहा है। किसी भी चीज़ का जो बॉटम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, BC क्या हो गया, आपका बेस हो गया। और जो AB है वो क्या हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है।
परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, देखो अगर कोई एक लाइन है इस तरीके से और उसके ऊपर कोई दूसरी लाइन है, तो ये जो दूसरी लाइन जो इसके साथ 90 डिग्री बना रही है, ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो आप देखोगे कि BC लाइन के ऊपर ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इस वजह से ये जो है AB वो आपकी क्या हो गई, AB जो है आपकी वो परपेंडिकुलर हो गई। बट यहाँ पे एक कैच था, कैच ये था कि मैंने क्या बोला, किसी भी चीज़ का जो बॉटम होता है वो हमारा बेस हुआ, ठीक है। तो ये बेस किसका है, ये बेस है इस एंगल का, किस एंगल का, एंगल C का। जब आप एंगल C की बात करोगे तब ये बेस होगा, क्या, BC जो है, जब मैं इस एंगल की बात करूंगा तब क्या होगा, तब ये BC जो है वो बेस होगा। क्यों, क्योंकि एंगल C कहाँ पे गिर रहा है, तो बेस BC पे गिर रहा है। आ रही है बात समझ में। और वहीं पे अगर मैं ये इसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, जैसे यही ट्रायंगल है मेरा जो ऊपर मैंने बनाया हुआ है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। जब मैं एंगल C की बात कर रहा हूँ तो एंगल C जहाँ पे गिर रहा है, जो उसका बॉटम है एंगल C का, वो बेस हो गया, ठीक है। और इस बेस के ऊपर जो भी चीज़ 90 डिग्री बना रही है वो परपेंडिकुलर हो गई। तो हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या है कि हाइपोटेन्यूस आपका हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब ये कभी चेंज नहीं हो रहा है, चाहे आप कैसा भी ट्रायंगल बना लो। हाइपोटेन्यूस क्या है, अपोजिट टू 90 डिग्री, क्या है, अपोजिट साइड टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगी वो आपके हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है। नाउ वापस यही सेम ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। और अब जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं एंगल A को, किसको, एंगल A को कंसीडर कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, एंगल A को। तो एंगल A का बेस कहाँ पे, तो एंगल A का बेस तो ये रहा, क्या है ये, AB। तो यहाँ पे जब मैं एंगल A को कंसीडर करूँगा तो जो मेरा बेस होगा वो हो जाएगा AB, और AB के ऊपर जो परपेंडिकुलर है BC, तो BC क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर आएगा वो आ जाएगा आपका BC। आ रही है बात समझ में। जब आपने C एंगल की बात की तो C एंगल जहां पे गिर रहा था वो था आपका क्या, बेस, और जो इसके ऊपर जो 90 डिग्री बना रहा था वो था परपेंडिकुलर। कब, जब हम लोग बात कर रहे थे एंगल C की। और सेकंड केस में मैंने एंगल A की बात कर ली, तो जहां पे एंगल A गिर रहा है उसको बेस बोलेंगे, और जो इसके ऊपर 90 डिग्री बना रहा है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। और ध्यान ये रखना है कि भैया हाइपोटेन्यूस तो आप कैसे कुछ भी कर लो, हाइपोटेन्यूस जो है वो हमेशा सेम रहेगी, और ये हमेशा अपोजिट रहती है किसके, 90 डिग्री के। इतना समझ में आया। तो अब आते हैं हम लोग इस फिगर के ऊपर, इसको मैं जरा क्लीन कर देता हूं। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे ये चीज क्या है, साइड एडजेसेंट टू एंगल A, एंगल A के साथ ये क्या है, ये है एंगल A, और एंगल A के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगी, वो बेस हो जाएगी अगर हम लोग एंगल A की बात कर रहे हैं तो। और अगर मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ तो इस साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, मतलब जो BC है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये तुम्हारा बेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही साइड अपोजिट टू एंगल C, साइड अपोजिट C के जो अपोजिट होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर मैं C की बात कर रहा हूँ, और जो C के साथ एडजेसेंट होगा वो आपका बेस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है वो समझो। क्या है कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। देखो स्टूडेंट्स आपको ना ये इसी सीक्वेंस में याद रखना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसी सीक्वेंस में ध्यान रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। और इनके फॉर्मूलाज याद रखने के लिए आपको ये ध्यान रखना है क्या, जैसे P B P अपॉन H H B, ठीक है। कैसे ध्यान रखोगे अब ये समझो। देखो क्या है, अगर अच्छा इसको ध्यान रखने के लिए कुछ लोगों ने बहुत अच्छा फॉर्मूला बना रखा है,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का आपको क्या यूटिलाइजेशन क्या है, और ये लिखने के बाद आप यहां पे एक इस तरीके से लाइन खींच दो, ठीक है, इस तरीके से लाइन खींच दो। अब जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है ना, इसी सीक्वेंस में इसको यहां पे लिख दो। कैसे? यहां पे लिख दो साइन, यहां पे लिख दो कॉस, यहां पे लिख दो टेन, यहां पे लिख दो कॉट, यहां पे लिख दो सेक एंड यहां पे लिख दो कॉसेक। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब साइन का फॉर्मूला क्या है? तो साइन का फॉर्मूला है तुम्हारा P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन का फॉर्मूला क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। फिर कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला क्या आ रहा है? B अपॉन H। तो कॉस का फॉर्मूला क्या आ गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर टेन का फॉर्मूला आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या आ गया ये? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्योंकि अभी तक आपने इसको डाउनवर्ड्स पढ़ा है, अब नीचे कॉट है ना, तो कॉट से आप अपवर्ड्स में पढ़ोगे। तो कॉट का फॉर्मूला B अपॉन P, कॉट का फॉर्मूला क्या आ गया? B अपॉन P, ठीक है। सेक का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सेक का फॉर्मूला आ जाएगा H अपॉन B, और ऐसे ही कॉसेक का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? H अपॉन P। अभी इतना तो समझ में आ गया आपको कि ये जो है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका आपको, इससे आपको कैसे याद रखना है वो चीज़ आपको अभी समझ में आ गई है। लेकिन अगर मान लो कि आपको सिर्फ ये तीन याद रहे, ये तीन अगर आपको याद रह गए, तो यहाँ पे बनाओ आप इस तरीके से, ये, फिर ये और फिर ये। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, अगर कॉट का फॉर्मूला है तो टेन का उल्टा कर दो, तो टेन का उल्टा हो गया B अपॉन P, तो कॉट का फॉर्मूला आ गया B अपॉन P। सेक जो है ये किसका? कॉस का उल्टा है, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? H अपॉन B, तो H अपॉन B। ऐसे ही कॉसेक है, तो कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है, तो H अपॉन P, तो H अपॉन P। इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। अभी आ रहा है समझ में? अब देखो क्या है कि ये तो फॉर्मूलाज हो गए जो कि आपको नॉर्मली इस तरीके से याद रहने वाले हैं। हम लोग कुछ और फॉर्मूलाज की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं साइन अपॉन कॉस करूं, अगर मैं साइन अपॉन कॉस करूंगा तो क्या आ जाएगा? साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब आप देखोगे तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? P अपॉन H डिवाइडेड बाय B अपॉन H। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका P अपॉन H मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ, और ये चीज़ ऊपर, और B जो है वो अपॉन में, तो H से H कैंसिल हुआ। आंसर क्या आ रहा है आपका? P अपॉन B, और P अपॉन B क्या होता है आपका? वो होता है आपका tan थीटा, मतलब 10। तो इसका मतलब इस पूरे से आप क्या कंक्लूजन दे रहे हो? इस पूरे से आप ये कंक्लूड कर रहे हो कि जो साइन अपॉन कॉस है ये फॉर्मूला किसका है? आपका tan का फॉर्मूला है। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया आपका एक और फॉर्मूला। बाकी फॉर्मूले तो ये हैं, ठीक है, बाकी फॉर्मूले तो ये हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला इसका आपका ये भी आ गया। दूसरा क्या है कि हम लोग यहाँ पे और फॉर्मूले, और एक और जो फॉर्मूला है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? लेट सपोज मैं अब कर रहा हूं क्या? कॉस अपॉन साइन। तो कॉस क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या है? B अपॉन H, और साइन का फॉर्मूला P अपॉन H। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H से H कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका B अपॉन P, और B अपॉन P क्या है? तो वो है कॉट। क्या है वो? कॉट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉट का फॉर्मूला होता है तुम्हारा कॉस अपॉन साइन। अभी आप ये देखो कि मैंने कहीं पे भी कोई भी वैल्यू यूज नहीं किया, मतलब कोई एंगल का नाम मैंने अभी तक नहीं लिखा है। वो एंगल का नाम मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे अभी आप सिर्फ ये समझो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हुए और उनके फॉर्मूलाज क्या हुए, ठीक है। जब आप एंगल लोगे, कोई भी आप एंगल की बात करोगे, तो एंगल में फिर आप क्या टारगेट करोगे कि भाई उसका बेस क्या है और उसका परपेंडिकुलर क्या है। जैसे इतना आपने अगर समझ लिया है तो मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ, ठीक है, और हम लोग फिर आगे जो है वो
देखते हैं कि हम लोगों को और क्या समझना है। ठीक है, एक हो गया हमारा ये वाला फॉर्मूला, बाकी सारी चीजें मैं मिटा दे रहा हूं। ये हमारा अब किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, और ये जो चीज़ है इसको भी मैंने हटा दिया, और फिर ये चीज़ इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ अब जो हमारे पास बची हुई चीज़ें हम लोग उस पर बात करते हैं, और वो है कि लेट सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एंगल ए को कंसीडर कर रहा हूँ। किसको? एंगल ए को कंसीडर कर रहा हूँ। किसको? एंगल ए को कंसीडर कर रहा हूँ। जब एंगल ए को कंसीडर करूँगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर एंगल ए के सामने क्या है? सी बी। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका सी बी, और बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा आपका ए बी, ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा आपका क्या? ए सी। समझ में आ रही है बात? तो अब यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एंगल ए इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर इज सी बी अपॉन हाइपोटेन्यूस इज ए सी। इस तरीके से चलेगा। अब आ रही है बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि कॉस ऑफ एंगल ए इज व्हाट? तो कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस इज ए सी। ठीक है, अब कॉस ए हो गया। अब मैं यहाँ पे टेन ए लिख रहा हूँ, तो टेन ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज सी बी अपॉन बेस इज ए बी। ऐसे ही फिर आपका कॉट हो जाएगा, कॉट ऑफ एंगल ए विच इज व्हाट? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है तुम्हारा? ए बी, और परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा सी बी। फिर कॉट हो गया, इसके बाद हमारा सेक निकालेंगे हम लोग, तो सेक ऑफ एंगल ए इज व्हाट? सेक इज हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस इज ए सी अपॉन बेस, बेस इज ए बी। और ऐसे ही आप निकाल दोगे किसका? कॉसेक का फॉर्मूला। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां पे हम लोग कॉसेक का फॉर्मूला लिख देते हैं। कॉसेक का फॉर्मूला क्या है? कॉसेक ऑफ एंगल ए, कॉसेक ऑफ व्हाट? एंगल ए। तो कॉसेक है तुम्हारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस है तुम्हारा कितना? ए सी, सॉरी बेस नहीं, यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है? सी बी, ए सी अपॉन सी बी। तो कब? जब आपने एंगल ए लिखा। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप अब कंसीडर करो क्या? एंगल सी को। जब एंगल सी को कंसीडर करोगे तो आपका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? तो देखो एंगल सी ऊपर है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा जिस पे आपका एंगल सी क्या कर रहा है? स्टैंड कर रहा है, तो वो है आपका सी बी। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस तो हमेशा सेम रहता है, तो वो है आपका ए सी। तो इनको परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस मानते हुए आप अपनी कॉपी में जरा ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एक बार लिख करके देख लो। आ रही है बात समझ में? हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अभी देखो क्या है? द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। अब इस चीज को समझो जरा क्या है। देखो क्या बोल रहा है वो, मैं यहाँ पे सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल को समझो अभी, कि मैं अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग देख रहे हैं। कौन सा वाला? ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग अभी देख रहे हैं। ये है हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, फोकस ऑफ कंसिडरेशन जो है हमारा वो ये है कि यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है। क्या? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, ए एम एंड पी। ए एम पी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आप लोग इसको समझो अब। और ये हो गया तुम्हारा एंगल ए। क्या हो गया? ये एंगल ए। और अगर मैं क्या करूंगा कि मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं, इसको आगे एक्सटेंड करूं, ठीक है, और मुझे करना क्या है? मुझे करना ये है कि यहाँ पे ये जो एंगल, यहाँ से कोई एंगल जो ड्रॉ होगा वो 90 डिग्री ही बने। तो आप ये देखोगे कि आप एक को एक्सटेंड करोगे ना, तो आपका दूसरा भी अगर 90 डिग्री ही बनाना है तो आपको इसको भी आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर ये जो हल्का सा डिफरेंस आ रहा है ना, ये भी, तो मतलब तीसरी साइड में भी आपको हल्का सा डिफरेंस दिखेगा। इतना समझ में आ रहा है? दूसरी चीज़ ये है
कि जो ट्राइंगल आपने लिए हुए हैं कौन कौन से, अगर मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल, देखो अभी मैं क्या ले रहा हूँ, एक ट्राइंगल हो गया तुम्हारा ट्राइंगल AMP, एक तो ट्राइंगल हो गया AMP, और दूसरा जो ट्राइंगल हो गया वो हो गया ABC, दो ट्राइंगल हो गए आपके पास, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल, क्योंकि देखो एंगल A क्या है, एंगल A जो है वो आपका कॉमन हो गया जो कि दोनों ट्राइंगल्स में है, एंगल M जो है वो इक्वल है एंगल B के, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं 90 डिग्री है। इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल AMP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय एंगल क्राइटेरिया। अब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और जब दो ट्राइंगल्स जब सिमिलर होते हैं, तो जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनका जो रेशियो होता है, क्या, जैसे मैं इनके साइड्स का रेशियो निकालता हूं तो रेशियो कैसे हो जाएगा, AP कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, जैसे मैंने AP लिखा है यहाँ पे, तो AP के साथ दूसरा साइड क्या लिखूंगा, इसका AC लिखूंगा, क्या लिखूंगा, AC। ऐसे अगर मैं MP लिखूंगा तो यहाँ पे साइड क्या आ जाएगी, BC आ जाएगी, इक्वल्स टू MP अपॉन BC। और अगर मैं साइड लिखूंगा क्या, AM, तो अगर मैं साइड लिखूंगा AM तो यहाँ पे साइड आएगी AB, तो AM अपॉन AB। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो देखो आप एक चीज़ देख सकते हो कि क्या हो रहा है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं AP अपॉन AM, अगर मैं किसी भी एक एंगल की बात कर लेता हूं, मान लो कि मैं साइन ऑफ एंगल A फाइंड कर रहा था, किसमें, इन ट्राइंगल, क्या है, इन ट्राइंगल AMB में, AMP, इन ट्राइंगल AMP मैं साइन A फाइंड कर रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब ये देखो कि परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है आपका कितना, PM अपॉन, और हाइपोटेनस कितना आ रहा है, हाइपोटेनस आ रहा है आपका AP, कितना, AP। आ रही है बात समझ में। और फिर अगर मैं किस में निकालूंगा, अगर मैं निकालूं किसमें, इन ट्राइंगल किसमें, ABC में, इन ट्राइंगल ABC, तो उसमें भी अगर मैं साइन A फाइंड करना चाह रहा हूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर आ गया आपका BC अपॉन हाइपोटेनस कितना आ गया आपका AC आ गया। तो अगर आप देखो अब यहाँ पे BC एंड AC का रिलेशन कहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है। तो अगर मैं BC को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, और तो ये क्या आ गया, BC अपॉन AC, और BC अपॉन AC जो है आपका कहाँ पे, अगर आपका ये क्या है MP है और नीचे ये AP आ जाएगा, तो इन दोनों को अगर आप चेंज करोगे तो इतने वाले पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो BC यहाँ से यहाँ पे चला गया तो ये हो जाएगा आपका BC अपॉन AC, और ये इक्वल है किसके, AP यहाँ से यहाँ पे गया ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा MP अपॉन AP, क्या, MP अपॉन AP। तो आप अभी इससे आपको क्या पता लग रहा है, इससे आपको ये पता लग रहा है कि इन दोनों का, ये दोनों रेशियो सेम है, और यही तो है इन दोनों रेशियो, इसका मतलब कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है। और जहाँ की ये तो अलग ट्रायंगल में, ये अलग ट्रायंगल में, बट वो बोलना क्या चाह रहे हैं, यहीं से वो ये बोलना चाह रहे हैं आपको कि अगर आपका एंगल सेम हो, अगर आपका एंगल सेम हो, गिवन क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपका एंगल सेम हो, तो आप चाहे जो भी रेशियो लिखोगे, ठीक है, वो रेशियो हमेशा क्या आएंगे, वो रेशियो इक्वल आएंगे। इसका मतलब कि अगर जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं साइन 30 लिख देता हूँ, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये साइन 30 की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, नो मैटर कि आप ट्रायंगल छोटा बना रहे हो या बड़ा बना रहे हो। अभी आ रही है बात समझ में। तो ये है इसके पीछे का जो मतलब इतना छोटा सा जो उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है ना, द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल्स रिमेन्स सेम। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट पे कोई इतना ध्यान देता नहीं है, बट ये बहुत, जिसको आप बोल सकते हो ना कि ये बेस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों सेम है, क्यों कांस्टेंट है, कि उसका बेस है ये। तो इस चीज़ को समझो जरा, इतने डिटेल में जाकर के समझोगे तो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहने वाली है। अभी आपको ये समझ में आ गया
कि मैं यहाँ पे चाहे साइन 30 लिखूँ, चाहे साइन 60 लिखूँ, या फिर कोई भी साइन थीटा लिख देता हूँ मैं, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, फॉर गिवन एंगल ये हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर हुई। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आगे हमारे पास एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कौन सा है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 8 से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है ये। हम लोग जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो उसको आप एक पैटर्न देख लो, और ये भी ध्यान रखना कि आपके बोर्ड के पेपर में जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप सॉल्यूशन चाहे कितना भी बड़ा कर लो, आप चाहे सॉल्यूशन को कितना भी लेंथी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में वो सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर चेक करते हैं। अगर आपका आंसर सही है, अगर आपने A B C उसमें जो भी लिखना होता है, अगर आपने उसको सही मार्क कर दिया तो आपको फुल मार्क्स, अदरवाइज आपने कितना भी बड़ा सॉल्यूशन किया हुआ है कोई मार्क्स नहीं मिलता। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देखो क्या है इन अ गिवन क्या है, गिवन 10A सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और ये दे रखा है आपका 10A इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। तो यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। इस तरीके से मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। नेमिंग मैंने इस तरीके से कर दी A B C। आप ये ध्यान रखो कि जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो आप एंगल लेते हो ना, वो हमेशा एक्यूट एंगल ले रहे हो। कौन सा? एक्यूट एंगल ले रहे हो, 90 डिग्री वाला एंगल नहीं ले रहे हो। तो मतलब A आपको क्या रखा है, 10A रखा है, तो 10A यहाँ पे कभी भी A नहीं लिखोगे आप, 90 डिग्री पे कभी भी ये वाला एंगल नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल एक्यूट एंगल होता है। तो या फिर आप A इधर लिखो या फिर आप इधर लिखो। आ रही है बात समझ में? अब देखो क्या है कि 10A इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो A लिया है मैंने यहाँ पे, तो A यहाँ पे है, तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। बट ये चीज़ अभी सफिशिएंट नहीं है। ये जो आपने मार्किंग की है, ये मार्किंग अभी सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं है उस चीज़ को समझो कि जैसे मैं एक रेशियो लिख रहा हूँ, क्या मैं लिख रहा हूँ 4/12, या फिर मैं लिख रहा हूँ 3/9, या फिर मैं लिख रहा हूँ 5/15। समझ में आ रही है बात? तो इसका जो रेशियो आएगा, इसका रेशियो आ जाएगा आपका 1/3, इसका रेशियो आ जाएगा आपका 1/3, और इसका जो रेशियो आ जाएगा वो भी आ जाएगा 1/3। आ रही है बात समझ में? ये मैंने कॉमन से एक एग्जांपल ले लिया कोई सा भी। तो यहाँ पे आपका 4 था, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 5 और 15। बट जो आपका जो रेशियो आ रहा है, मतलब जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ रहा है, वो तीनों में क्या है, तीनों में सेम है। इसका मतलब कि अगर आपको कोई एक सिंपलेस्ट रेशियो दिया हुआ है ना, तो वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। वो एग्जैक्ट वैल्यू कब होंगी? जैसे कि इस 1/3 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 4/12 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 3/9 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 5/15 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉमन वैल्यू है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, ये आपको नहीं पता कि यहाँ पे क्या कॉमन वैल्यू रही होगी, तो मैं लिख देता हूँ कि वो कॉमन वैल्यू मान लो k है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये k लिखना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको ये जो रेशियो दे रखा है, ये रेशियो फिक्स नहीं है, ये फिक्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। फिक्स तो है रेशियो बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है वो। तो यहाँ पे हम लोग k करके डाल देते हैं। इतना समझ में आ गया? तो अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम लोग AC की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम लगती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया हाइपोटेनस हमारा कितना हो गया, AC हो गया, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, अब परपेंडिकुलर कितना है तो 4k और इसका स्क्वायर कर दो प्लस बेस कितना है, तो बेस है आपका 3k
इसका भी स्क्वायर कर दो, तो ये आ गया आपका 16k² प्लस 9k²। किसका वैल्यू है? AC² की वैल्यू है। अब आप AC को यहीं पे लिख दो और यहाँ पे ये पूरी वैल्यू चली जाएगी अंडर रूट के अंदर। 16k² प्लस 9k² इक्वल्स टू हो रहा है तुम्हारा 25k²। ठीक है, तो k का स्क्वायर है, इसका मतलब k बाहर आ जाएगा। 25 किसका स्क्वायर है? तो वो 5 का स्क्वायर है, तो मतलब 5k जो है वो बाहर आ जाएगा। किसकी वैल्यू हो गई? 5k, AC की वैल्यू हो गई। तो AC की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूँ, AC की वैल्यू हो गई हमारी 5k। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसने क्या बोला था, देखो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A, तो एंगल A की अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो। कौन कौन सी बची हैं? तो आपका बचा है साइन A, आपका बचा है कॉस A, आपका बचा है tan, तो यहाँ पे दे रखा है, कॉट बचा हुआ है तो कॉट A, देन आपका सेक A बचा हुआ है, देन आपका कॉसेक A बचा हुआ है। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग फाइंड करते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया 4k अपॉन हाइपोटेनस हो गया 5k, k से k कैंसिल, तो 4/5 आ गया तुम्हारा किसका आंसर? 4/5 आ गया साइन A की वैल्यू। कॉस A की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस ये है अपॉन हाइपोटेनस, तो 3k अपॉन 5k, k से k कैंसिल, ये वैल्यू आ गई आपकी 3/5। ठीक है, ऐसे ही कॉट। अब कॉट क्या होता है? कॉट होता है तुम्हारा tan का उल्टा। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया? tan का उल्टा होता है तुम्हारा कॉट। तो या तो फिर आप सीधे सीधे यहाँ पे ऐसे लिख दो कि 3/4 आ रहा है। क्या आएगा वैल्यू? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 3/4। बट अगर आप फॉर्मूले से फाइंड करना चाहते हो तो क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस हो गया आपका 3k, परपेंडिकुलर हो गया आपका 4k, k से k कैंसिल, आंसर आ रहा है 3/4। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब साइन सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है आपका? सेक ए किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। कॉस का फॉर्मूला हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस किसका फॉर्मूला हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस जो है वो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये उल्टा होता है किसका? 5/3 आंसर आना चाहिए। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 5k अपॉन कितना? बेस है तुम्हारा 3k, इससे k से k कैंसिल, 5/3, तो ये क्या आ रहा है? 5/3, मतलब सही आ रहा है। आ रही है बात समझ में? ऐसे जो तुम्हारा सेक होगा तो सेक भी तुम्हारा साइन का उल्टा हो जाएगा, तो ये 5/4 आने वाला आंसर चेक कर सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से ये होना था पूरा। आपको देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा, जब भी आप कभी क्वेश्चन करो ना तो इतने डिटेल में मत जाओ। आपको बोल दिया ना, आपको क्या बोला मैंने कि देखो भाई अगर ये होता है तुम्हारा क्या, जैसे tan A का फॉर्मूला, tan A का या फिर tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अगर मैं 1/10 कर दूंगा, क्या 1/10 कर दूंगा, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/10 जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/10 इक्वल्स टू कॉट। तो ये हो गया ना फॉर्मूला। ठीक है, 1/10 इक्वल्स टू क्या हो गया? कॉट हो गया। और ऐसे ही आप इन सब का रिलेशन भी ध्यान रखोगे कि जो सेक है वो कॉसेक का उल्टा होता है, और जो कॉसेक है जो सेक है वो कॉस का उल्टा होता है, और जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा होता है। ठीक है, और इससे प्रीवियस जो मैंने बताया उसमें ये सब दे रखा था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अभी तक सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ रही हैं। देखो क्या है ना कि ट्रिग्नोमेट्री का हवा बनाया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है। ठीक है, नई नई चीज़ें उसमें आ रही हैं, कोई समझ में नहीं आता। ये हवा बनाया गया है। अगर आप किसी चीज़ के बेसिक्स को समझ रहे हो ना, जड़ को, मतलब अगर आपको ये पता लग जाए कि बीज किस चीज़ का है तो आप बता सकते हो कि फल किसके निकलेंगे। समझ में आ रही है बात? लेकिन आपको तब बताए कि वो पेड़ दिखा दे, ठीक है, कोई छोटा सा पेड़ है जिसके भी पंखुड़ी भी नहीं निकली है, और आपको वो दिखा दे और बोले कि अब बताओ कि किसका, मतलब इसमें कौन से फल लगेंगे, तो कैसे बता पाओगे? ठीक है, आपको ये बताओ कि बीज किस चीज़ का था, मतलब बेसिक पता होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो ना तो उसको पढ़ते हुए ध्यान रखो कि उसका बेस क्या है। बीज पता होगा ना तभी बता पाओगे कि फल किसके आ रहे हैं। बात आ रही है समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।